हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि रशिया के अंदर काम कैसे किया जाए और वहाँ की सिटीजनशिप कैसे पाई जाए। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हम देखेंगे कि काम करने के लिए वर्क परमिट वगैरह कैसे लेना है, यानी कि जनरल उनकी वेबसाइट्स वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि उनकी अगर सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए उनके क्राइटेरिया उन्होंने क्या क्या रखे हुए हैं और परमानेंट रेसिडेंट कार्ड और सिटीजनशिप में क्या फ़र्क है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही बाहर के देशों में जॉब कैसे करना है इसके बारे में वीडियो देखने हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि रशिया के अंदर केवल ऐसे ही जॉब नहीं है जहां पर रशियन लैंग्वेज कंपलसरी है। कुछ ऐसे जॉब्स भी हैं जहां पर इंग्लिश स्पीकिंग जो भी कोई पॉपुलेशन है उनको लिया जाता है। लेकिन एक अगर मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँ तो आप जितने जल्दी उनकी भाषा समझ जाएंगे, उनको सीख लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। क्योंकि बात यह है कि भले ही अगर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी वहाँ पर है तो वो बहुत ज़्यादा लोअर क्लास के होते हैं। हालांकि कुछ सीनियर ऑफिशियल्स जो कि मल्टीनेशनल कंपनी के हैं उनको वहाँ पर रिक्रूट किया जा सकता है अगर वहाँ पर उनका ऑफिस है। लेकिन अगर आपको एक्चुअली नौकरी में तरक्की करनी है और आगे आगे के पोजीशंस आपको एक्वायर करने हैं तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ की लैंग्वेज सीख लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो उनकी नेशनल लैंग्वेज के अंदर ही होती है। रशियन लैंग्वेज अलग होती है और उनका जो लिखने का ढंग है वो भी अलग होता है। तो वहाँ पर जनरल भी कोई अगर आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी है या आप बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं या कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़ने हैं तो वो सब कुछ रशियन में लिखा हुआ होता है। तो उसको पढ़ पाना आपको आना चाहिए। तो इसकी वजह से मैंने ये बात कही है कि लैंग्वेज वहाँ पर ज़रूरी है। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले लोगों को वहाँ पर जो है वो वर्क परमिट दिया जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि सबसे पहली बात आपको वर्क परमिट निकालना पड़ता है, उसके बाद आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं रशिया के अंदर। तो उसके लिए भी जो वेबसाइट उन्होंने दी है जिसके अंदर उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चलेंगे, वो लिस्ट भी रशियन के अंदर लिखी हुई है। लेकिन जनरली सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है, जो लोग मास्टर्स लेवल तक के पढ़े लिखे हैं या ग्रेजुएट लेवल के भी हैं, जो पीएचडी होल्डर भी हैं, उनको जनरली इस वर्किंग वीज़ा के अंदर या स्किल्ड लेबर या स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर लिया जाता है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहां पर अनस्किल्ड वर्कर जो हैं उनको भी लिया जाता है, बशर्ते उनके पास जिस भी कंपनी ने उनको जॉब ऑफर दी है वो उनके पास हो। हालांकि यहाँ पर भी अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि वहाँ की वैलिड जॉब ऑफर आपके पास है। आप ऐसे ही वहाँ पर मैं पढ़ा लिखा हूँ इसकी वजह से नहीं जा सकते हैं, आपके पास वहाँ की जॉब ऑफर भी होनी चाहिए। बात करें एक बार आपको वहाँ का परमिट मिल गया तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद सबसे पहली बात तो आपको INN यानी कि वहाँ का जो टैक्स नंबर होता है, आप टैक्स पे करेंगे तो उसके लिए आपका कुछ एक आईडी होना चाहिए। तो वो नंबर आपको दिया जाता है जो कि 12 अंक का होता है। और इसी 12 अंक के नंबर के ज़रिए वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपके साथ करस्पॉन्डेंस कर सकती है। क्योंकि जैसे ही वो नंबर उनके सिस्टम में डाला जाएगा तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगी। ऑब्वियसली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी। आपका नाम क्या है, आपकी ओरिजिनल नेशनलिटी क्या है, आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका कौन सा वीज़ा है, वो कितने समय के लिए वैलिड है, आपका कितना पैकेज है, उसके हिसाब से आपका वहाँ पर इनकम टैक्स कितना होता है, कितना आपने भरा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारी चीज़ें उनको एक्सेसिबल होंगी। बात करें अगर वहाँ पर काम करने की तो सबसे पहली बात आपको एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना पड़ेगा। हालांकि रशिया के अंदर जाने वाला हर एक आदमी जो कि वैलिड वीज़ा के ऊपर जाता है वो रशियन हेल्थ केयर के लिए एंटाइटल्ड ज़रूर होता है। लेकिन कई बार उसकी जो क्वालिटी है वो शायद उतनी बेहतर नहीं मिल पाती है आपको। इसकी वजह से एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो है वो आपका खुद का मुल्क नहीं है, ये पराया मुल्क है, यहाँ पर जाकर के अगर दुर्भाग्यवश आपकी नौकरी चली जाती है या आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका वहाँ पर कोई नहीं है, आप अकेले गए हैं,
तो फिर आपका खर्चा कौन करेगा? तो इसकी वजह से ये इंश्योरेंस जो है, एक्सीडेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री रशियन पेंशन स्कीम के अंदर भी आप जो है वो पैसा डाल सकते हैं। इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो आपका एम्प्लॉयर आपको दे सकता है। और ये जो स्कीम है वो रशिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी है और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है। और उसके अंदर अगर आप पैसा डालते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप नौकरी छोड़ोगे तो वो पेंशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर यूजफुल रिसोर्सेज की बात करूं, अगर आपको रशिया के अंदर काम करने के ऊपर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो रशियन गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, उनकी वेबसाइट भी है, रशियन फेडरल सर्विस फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ROSTRUD, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके ऊपर आपको रशिया के अंदर काम कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगेन ये भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रशियन भाषा में लिखी गई है, तो आपको कोई ऐसा आदमी वहाँ पर जो है वो पकड़ना पड़ेगा जिसको रशियन आती है, या तो आपको ट्रांसलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो आपको इंग्लिश के अंदर या आपकी भाषा के अंदर ट्रांसलेट करके देखनी पड़ेगी। लेकिन कई बार होता ये है कि वो ट्रांसलेशन भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, तो इसकी वजह से कुछ बेसिक रशियन आना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम आते हैं यहाँ पर रशिया के अंदर परमानेंट रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप के बारे में। तो एक बार अगर आप वहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर गए हैं और आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर चलती रहती है तो आप आपके वर्क परमिट को रिन्यू करते रह सकते हैं, और कुछ सर्टन सम सालों के बाद आप जो है वो परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली ये रूल जो है वो तकरीबन 5 साल या उससे कम साल का होता है कि आप तकरीबन 5 साल तक अगर वहाँ पर काम करते रहे हैं तो आप वहाँ पर जो है वो परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें कि कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको रशियन परमानेंट रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप दोनों के लिए ही मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप रशिया के अंदर फ्रीली एंटर कर सकते हैं और रशिया के बाहर भी जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। आपको कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास परमानेंट रेसिडेंटशिप कार्ड है, तो किसी भी वीज़ा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी रशिया के बाहर जाने के लिए, रशिया के अंदर आने के लिए। हाँ, हालांकि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री का वीज़ा लग सकता है, लेकिन रशिया की तरफ से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा रशिया की जो भी कोई सोशल सर्विस है उनका भी आपको एक्सेस ज़रूर मिलता है। इसके अलावा आप रशियन एड्रेस के ऊपर अपने आप को परमानेंटली रजिस्टर करवा सकते हैं कि ये मेरा परमानेंट एड्रेस है और मैं यहीं पे रहता हूँ। तो जब तक आपका वो वर्क परमिट है तब तक आपको वो रिन्यू करते रहना पड़ेगा। हालांकि जो आपका परमानेंट रेसिडेंटशिप है वो भी हर 5 साल में आपको रिन्यू करवाना पड़ सकता है, लेकिन ये अनलिमिटेड टाइम के लिए आप रिन्यू कर सकते हैं। हर 5 साल में बार बार आप रिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर पूरी तरीके से काम करने की आपको आज़ादी होगी, खुद का बिजनेस करने की भी आज़ादी होगी। इसके अलावा लोकल इलेक्शंस और रेफरेंडम्स जो है उनके अंदर आप वोट भी कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई जो कि रशियन सिटीजनशिप और परमानेंट रेसिडेंटशिप दोनों के लिए मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि केवल और केवल सिटीजन्स को ही मिलती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो लोग फुल सिटीजनशिप पा लेते हैं रशिया की, तो वो रशियन पासपोर्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और रशियन पासपोर्ट का जो पावर है पासपोर्ट पावर इंडेक्स के अंदर वो 43rd है वर्ल्ड के अंदर। और जिनके पास फुल सिटीजनशिप है उनको नेशनल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर वोट करने का भी पूरा अधिकार होता है। इसके अलावा रशियन फेडरेशन की जो स्टेट बॉडीज़ हैं उनके अंदर काम करने का भी पूरा अधिकार मिलेगा, यानी कि यू कैन रन फॉर द इलेक्शन, तो वो भी आपको अधिकार मिल सकता है। इसके अलावा आप रशियन मिलिट्री के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी डिपोर्ट नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली आप वहाँ के सिटीज़न हैं तो आपको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और आखिरी जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि रशियन सिटीजनशिप एक बार आप पा लें उसके बाद अगर आप रशिया के बाहर भी रहते हैं, जितना भी समय आप चाहे उतना समय आप रशिया के बाहर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी रशियन सिटीजनशिप जो है वो नहीं जाएगी। अब बात करें यहाँ पर इस परमानेंट रेसिडेंटशिप की, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये 5 सालों में आपको हर 5 सालों में रिन्यू करवानी पड़ेगी। अगर आप इसको रिन्यू नहीं करते हैं और वो एक्सपायर हो जाती है और उसके एक दिन बाद भी आप वहाँ पर जाते हैं तो वो फिर से रिन्यू नहीं की जा सकती है। यू हैव टू अप्लाई ऑल ओवर अगेन। तो
जो भी आपकी वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंटशिप है वो एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले जाकर ही आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपकी रशियन रेसिडेंटशिप जो है, परमानेंट रेसिडेंटशिप, वो एक्सपायर होने के लिए आई है और आप 6 महीने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं और लगातार अगर 6 महीने के लिए आप बाहर रहे हैं तो फिर आपकी ये जो परमानेंट रेसिडेंटशिप है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो उनका बेसिकली नियम है कि आप कंटिन्यूस 6 महीने तक बाहर नहीं रह सकते हैं, आपको रशिया वापस लौटना पड़ेगा। भले ही आप वापस लौटने के बाद फिर से चले जाए, लेकिन एक साथ 6 महीने नहीं जा सकते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम आपको अगर आप फुल सिटीजनशिप लेते हैं तो नहीं आएगा, आप जितना मर्जी चाहे बाहर रह सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप रशिया की फुल सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपकी जो एक्चुअल सिटीजनशिप है जिस भी देश की है उसको रिनाउंस करवाना पड़ेगा आपको, यानी कि रशिया वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं कर रहा है। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि इंडिया भी ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है। मान लीजिए आपने सिटीजनशिप ले ली रशिया की या ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, यूएसए की, जिस देश की चाहो उस देश की अगर आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, तो आपको इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको वहाँ पर दे देना पड़ेगा, यानी कि सरेंडर करना पड़ेगा। हालांकि जिन लोगों के पास परमानेंट रेसिडेंट कार्ड है किसी भी कंट्री का, उनको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ली है, बल्कि वो वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट कार्ड के ऊपर रह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो परमानेंट रेसिडेंटशिप है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 और सब टाइप्स भी इसके अंदर किए हैं, CIS कंट्री और नॉन CIS कंट्री। तो उसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे। इसके अलावा वैलिड पासपोर्ट और वैलिड ID लगेगी। इसके अलावा आपके प्रूफ ऑफ इनकम लगेंगे, जिसके तहत आप अपने आप को रशिया के अंदर सस्टेन कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनके भी डिटेल्स वहाँ पर देने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि आप कहाँ पर रह रहे हैं उसका एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर देना पड़ेगा, जो कि ये अप्रूव करता है कि आपके अंदर कोई भी HIV या एड्स के विषाणु नहीं मौजूद है, यानी कि यू आर HIV एंड एड्स फ्री। इसके अलावा एक और चीज़ है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको रशियन लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी हासिल हो चुकी है, साथ ही साथ रशिया की हिस्ट्री के बारे में मालूम है, और साथ ही साथ रशियन फेडरेशन के जो फाउंडेशंस हैं, जो एक हम कहें कि तत्व हैं, उनके बारे में आपको मालूम है। इन सभी का प्रूफ भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो सिटीजनशिप जो है वो 3 तरीके से आपको मिल सकती है। पहली है बाय बर्थ, यानी कि रशिया के अंदर अगर आपका जन्म होता है तो ऑब्वियसली आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, भले ही आपके माँ बाप जो है वो वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट कार्ड के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन आप अगर उनकी संतान हैं, आप रशिया के अंदर जन्मे हैं, तो आपको रशियन पूरी की पूरी जो सिटीजनशिप है वो ज़रूर मिल सकती है। आपको आगे चलकर परमानेंट रेसिडेंट कार्ड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से भी हो सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन जनरली कुछ एक सर्टन सम पीरियड आप उस कंट्री में रहने के बाद न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कई बार जो है वो न्यूट्रलाइजेशन अपने आप ही हो जाता है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो उसकी प्रोसीजर जो है काफ़ी सिंपल होती है। बस आपको ये प्रूव करना होता है कि यू आर प्रेजेंट हियर फिजिकली फॉर सो एंड सो ईयर्स। अब ये कितने ईयर्स हैं ये हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं। और तीसरा है कि जो फॉर्मर सिटीजन हुआ करते थे उनकी सिटीजनशिप रिस्टोर भी हो सकती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि आपको यहाँ पर सिटीजनशिप मिल सकती है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया कि काम करके, तो काम करने वाला जो तरीका है जिससे कि आगे चलकर आपको सिटीजनशिप मिल सकती है वो न्यूट्रलाइजेशन ही है, कि आप एक सर्टन सम पीरियड के लिए वहाँ पर काम करते हैं और बाद में परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई करते हैं और बाद में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये जो बाय बर्थ आपको मिलती है उसके अंदर भी उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं, या हम कहें कि कौन से केसेस में मिल सकती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपके दोनों पेरेंट्स रशियन हैं या दोनों में से कोई एक पेरेंट भी रशियन है जिसके पास रशियन सिटीजनशिप है तो भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा कोई एक पेरेंट रशियन है और दूसरा पेरेंट जो है वो स्टेटलेस है, स्टेटलेस एंटिटी के तौर पर उसे घोषित कर दिया गया है, तो भी आपको रशियन सिटीजनशिप मिल सकती है। भले ही
आपके पिता रशियन हो या आपकी माँ रशियन हो। इसके अलावा जो केस मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एक पेरेंट आपका रशियन सिटीजन है और दूसरा पेरेंट जो है वो किसी फॉरेन कंट्री से है, लेकिन आपका जन्म रशिया के अंदर हुआ है, तो रशियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दोनों ही पेरेंट्स फॉरेन नेशनल्स हैं, लेकिन उनका बच्चा रशिया में पैदा होता है, और अगर दूसरी कोई कंट्री उनको उस बच्चे को जो है वो सिटीजनशिप ऑफर नहीं करती है, तो आप रशिया की सिटीजनशिप वहाँ पर पा सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि रशिया को केवल एक ही सिटीजनशिप वहाँ पर मंजूर है। और साथ ही साथ कोई ऐसा बच्चा है जो कि अनाथ है, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं या जिसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया है और 6 महीने के बाद भी उसके पेरेंट नहीं मिल पाए हैं, तो फिर उसको रशियन नागरिक ही घोषित कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि थ्रू न्यूट्रलाइजेशन कैसे मिल सकती है आपको सिटीजनशिप। पहली बात तो जो कोई भी आदमी इसके लिए अप्लाई कर रहा है या जिसको मिल रही है, उसके पास वैलिड वहाँ का रेसिडेंट परमिट होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंट परमिट। साथ ही साथ परमानेंट रेसिडेंट परमिट के ऊपर वो लोग कम से कम 5 साल तक रशिया के अंदर रहे हुए होने चाहिए, और इन 5 सालों के अंदर वो जो भी कोई आदमी है वो रशिया के बाहर 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहा हुआ होना चाहिए, यानी कि वो 3 महीने से ज़्यादा रशिया के बाहर नहीं रह सकता है। उसको कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली 5 साल रशिया के अंदर रहना पड़ेगा। और ये जो 3 साल का मैं बता रहा हूँ, ये पर ईयर वो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो 3 महीने हैं वो 5 सालों के लिए पकड़ते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। हर एक साल में आप कितने दिन बाहर रहे हैं ये ज़रूर देखा जाता है। इसके अलावा वो आदमी जो है वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार हो, ये तो बेसिक चीज़ है। इसके अलावा उसको इस बात का भी प्रूफ देना पड़ेगा कि वो वहाँ पर रह रहे हैं और लीगल तरीके से ही पैसा कमा रहे हैं, और उसी के थ्रू वो सस्टेन हो रहे हैं, और जो भी कोई उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उसी के थ्रू सस्टेन हो रहे हैं। साथ ही साथ जिस भी कंट्री का वो आदमी है उसने अपनी उस कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो रिनाउंस की हुई होनी चाहिए, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ड्यूअल सिटीजनशिप के तहत टाइज में है रशिया के साथ। ऐसे कंट्री वाले लोगों को जो है वो रशिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, लेकिन ऐसी कंट्री बहुत ज़्यादा नहीं है। इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज यू हैव टू रिनाउंस योर सिटीजनशिप टू गेट रशियन सिटीजनशिप। साथ ही साथ इस बात का भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी रशियन लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, यानी कि आपको रशियन लैंग्वेज लिखनी आती है, बोलनी आती है, और साथ ही साथ पढ़नी भी आती है। लेकिन ये जो 5 साल का उन्होंने कंडीशन रखा है वो 1 साल तक भी लाया जा सकता है, कि केवल 1 साल रह करके भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो केवल 2 कैटेगरीज के लिए है। पहली कैटेगरी वो है जो कि रशिया के अंदर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल वीज़ा के ऊपर एंटर हुए हैं, और दूसरा जो रेफ्यूजीज डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो ऐसे लोगों को वहाँ पर सिटीजनशिप जो है वो 1 साल के भीतर मिल सकती है, यानी कि उनको 1 साल ही वहाँ पर रहना पड़ेगा और उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीके हैं यहाँ पर, या ये मैं कहूँ कि कंडीशन है जिसके तहत आप न्यूट्रलाइजेशन में रशियन सिटीजनशिप पा सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे तब 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि एक वैलिड परमानेंट रेसिडेंट परमिट। दूसरी बात है लैंग्वेज कैपेबिलिटी का सर्टिफिकेट। तीसरी बात है प्रूफ ऑफ इनकम, और चौथा है एप्लीकेशन टू रिनाउंस करंट सिटीजनशिप। तो ये एक एप्लीकेशन भी आपको वहाँ पर करना पड़ेगा कि हम अभी की हमारी जो देश की सिटीजनशिप है उसको रिनाउंस कर रहे हैं और आपकी ले रहे हैं। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि अगर आपको रशिया के अंदर काम करना है और आगे चलकर वहीं पर सेटल होना है तो क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।